दोस्तों क्लास 11th की जो पुस्तक है पॉलिटी के लिए संविधान वाली, उस संविधान वाली पुस्तक से चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका। क्या है कार्यपालिका, इसको हम समझते हैं। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों अंग मिलकर शासन का कार्य करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। संसदीय व्यवस्था जो होती हैं उसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती हैं बल्कि उससे नियंत्रित भी होती हैं। मतलब विधायिका क्या करती हैं, कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती हैं, कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है और खुद नियंत्रित भी होती हैं। मतलब कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती हैं बल्कि उससे नियंत्रित भी होती हैं। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका का संगठन, संरचना, कार्यों का भाव अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें यह भी पता लगाना या पता चलेगा कि पिछले कुछ समय में राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय में पढ़ने से आप क्या क्या सीखेंगे। एक तो संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यप्रणाली में अंतर समझेंगे, ठीक है। एक भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझ सकेंगे, ठीक। एक मंत्रिपरिषद की संरचना, कार्यों के बारे में जान सकेंगे और एक प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। तो शुरू करते हैं। कार्यप्रणाली, कार्यपालिका जो है वो क्या है। कार्यपालिका क्या है। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है। किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सकें और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों या औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों, कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से जो कायदे कानून को जो है संगठन में रोजाना लागू करते हैं। कार्यपालिका लागू करती हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती हैं और नियमों और कायदों के बारे में तय करती हैं, ठीक। दूसरी ओर उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती हैं और नियमों और कायदों के बारे में तय करती हैं और दूसरी ओर उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। सरकार का वह अंग जो इन कायदों और नियम कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है, ठीक। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती हैं, नियम और कायदों के बारे में तय करती हैं, दूसरी ओर उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। सरकार का वह अंग जो इन सभी नियमों कायदों को लागू करता है, प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यपालिका प्रायः नीतियों निर्माणों में भी भाग लेती हैं। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कई चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते हैं बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य बने हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यप्रणाली कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। मुझे याद है कि कोई कह रहा था कि लोकतंत्र में कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। क्या ये बड़ी कंपनियों के अधिकारियों के लिए भी सही है। क्या उन्हें हम कार्यपालिका अधिकारी नहीं कहते। वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं। कार्यपालिका की कितने प्रकार की होती हैं। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ नेपाल के राजा से भिन्न हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री पर उनकी भूमिकाएँ अलग अलग हैं। ऐसा क्यों।
सार्क सम्मेलन या G8 देशों की बैठक एक फ़ोटो प्राप्त करें और उन देशों की सूची बनाएं जिनमें उन्होंने भाग लिया। क्या आप सोचते हैं कि क्या उन्हीं लोगों ने भाग लिया या उन अन्य लोगों ने भाग क्यों नहीं लिया? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिका की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। अध्यक्षात्मक प्रणाली है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, जिसमें महारानी एलिजाबेथ, कनाडा में क्या है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। राज्य की प्रधान एलिजाबेथ जो द्वितीय है वो है। राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जापान में संसदीय व्यवस्था है, राजा जो है देश का प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में भी संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है इटली में। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है और चांसलर जो होता है सरकार का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और अन्य दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में पाई जाती हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या एक राजा होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या एक राजा होता है, जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती हैं और प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती हैं। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में ये व्यवस्था है। ठीक। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उनमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल से हो सकते हैं, जबकि वे एक दूसरे से अलग अलग दलों से भी होते हैं। कभी कभी वे तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। एक ही दल से हैं दोनों, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में तो काम चल जाता है। फ्रांस में, रूस में और अमेरिका में, फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। अब हम समझेंगे यहाँ पर कुछ दी हुई चीज़ें, जैसे एक यहाँ इन्होंने समझाया है कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। तो कार्यपालिका के प्रकार के बारे में लिखा है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर है संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर प्रणाली है अध्यक्षात्मक। सामूहिक वाले में संसदीय जो हैं वो सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। संसदीय व्यवस्था में विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, ठीक। इसके अलावा वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है देश का प्रमुख संसदीय व्यवस्था में, ठीक। जबकि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक। प्रधानमंत्री
और जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें संवैधानिक वास्तविक प्रमुख की, तो संवैधानिक राजतंत्र, संसदीय गणतंत्र, इनको औपचारिक शासन प्रमुख कहते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय गणतंत्र को औपचारिक शासन प्रमुख के रूप में चुना जाता है। अब श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली कार्यप्रणाली के बारे में समझें। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू की गई। 1978 में क्या किया गया? श्रीलंका के संविधान का संशोधन किया गया और अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली लागू की गई 1978 में। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है और ये संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हो। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या दूसरे व्यक्तियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधानमंत्री और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि वह प्रस्ताव संसद से कम आधे सदस्यों के द्वारा पारित किया जाता है तो संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो जाए तो आरोपों में दम है तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। कहाँ पहुँचे और क्या समझे? नेहा, ये तो बहुत सरल है। जिस देश में राष्ट्रपति हैं वह अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली है, देश में प्रधानमंत्री वह संसदीय कार्यप्रणाली है। आप नेहा को कैसे समझाएंगे? ये हमेशा सच नहीं है। हम समझाएंगे इसको अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के माध्यम से। भारत में संसदीय कार्यप्रणाली, अब हम समझते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब भारत को 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। संसदीय व्यवस्था का इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार निश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यप्रणाली की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली मुख्य कार्यकारी रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती हैं और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती हैं। अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो तो लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हो। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय कार्यप्रणाली की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर जो है सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। क्या हमारे देश में बहुत मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हुए? क्या इसका मतलब यह है कि संसदीय व्यवस्था में भी किसी एक व्यक्ति की प्रधानता जारी रह सकती है? तब तो जनता और विधायिका को लगातार सचेत रहने की जरूरत है। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं।
यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के आधार पर होती हैं। एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटा सकती हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 74(1) में क्या लिखा गया है? 74 के फर्स्ट क्लॉज में लिखा गया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के लिए कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने को बाध्य हैं। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। इसके बाद में एक और संशोधन के द्वारा निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उससे मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उससे औपचारिक रूप से बहुत सारी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा संविधान सभा में वाद विवाद के समय कि हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमापूर्ण बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और उसे न ही नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक प्रधान बनाना चाहता है जो शासक होता है और न ही शासन करता है। ठीक, संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है और न ही शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। मैं यहाँ कहने भर को बैठा हूँ और मैं सचमुच के सवाल भी पूछ रहा हूँ। क्या इस पुस्तक के लेखकों ने मुझे मनचाहे सवाल पूछने की शक्ति दी है, या मैं वही पूछ रहा हूँ जो आपके मन में उठ रहे हैं? ये राष्ट्रपति की स्थिति को दर्शाने के लिए एक मतलब बनाया गया है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है? क्या ये गलत मूल्यांकन होगा? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उसे दें। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की सारी समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उससे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह पूछने में कुछ गलती हुई है, कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं, तो फैसला देश के हित में नहीं है, तो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर वह पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह उसे दोबारा दे सकती है, तो राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। अतः ये तरीका जिसने राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरे, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति निषेधाधिकार होती हैं, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयक को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की ये शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग
से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है और कई बार पॉकेट वीटो भी इसे कहा जाता है। पॉकेट वीटो यानी तीसरे प्रकार का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के बाद प्रयासों के बाद भी तो 2-3 नेता दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो क्या होगा। तब राष्ट्रपति को ये निर्णय करना होता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके वो निर्णय लेना पड़ता है कि किसे बहुमत प्राप्त है, वो कौन सरकार बना सकता है और कौन सरकार चला सकता है। 1989 के बाद प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बढ़ गया है। 1989 से 1998 तक 98 तक जो है हुए 4 संसदीय चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराएं या प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान होता है। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता क्या है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती हैं। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत होती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री की नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्यतः परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। अब भारत का उपराष्ट्रपति, इसको हम समझेंगे। उससे पूर्व यहाँ पर एक सारणी दी गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका। 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने क्या किया। मार्च 1998 में जब चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, भाजपा या उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली तो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन से संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज को प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के लिए मात्र 10 दिन के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। अब समझते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। आपको उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। अंतर केवल इतना है कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, मतलब विधायक नहीं होते हैं, सांसद होते हैं केवल। निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, शायद विधान परिषदों के होते होंगे, राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा को पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने और अन्य किसी कारण से वो पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। कहाँ पहुँचे, क्या समझे। कल्पना करें कि प्रधानमंत्री किसी राज्य में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है कि वहाँ की सरकार दलितों पर अत्याचार करने में विफल रही हैं, दलितों पर अत्याचार रोकने में विफल रही हैं। राष्ट्रपति की सोच कुछ अलग है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का अपवाद स्वरूप ही प्रयोग करना चाहिए। इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन से विकल्प होंगे। वो प्रधानमंत्री को बताया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले आदेश पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा।
प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे, प्रधानमंत्री से वहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने को कहे, एक प्रेस वक्तव्य में कहे वक्तव्य दें कि क्यों प्रधानमंत्री गलत हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत करें, उससे ऐसा करने से रोकें, परंतु यदि प्रधानमंत्री दृढ़ रहे तो उस पर हस्ताक्षर कर दे। अब देखें, राष्ट्रपति को सलाह माननी होती वैसे तो इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत करें और उसे रोकने के लिए रोकें, प्रधानमंत्री दृढ़ है तो उस पर हस्ताक्षर कर दे। ये बात मुझे लगता है ठीक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती। जब ये कार्टून बताता है किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है। अब हम समझेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। संसदीय शासन में जब ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, तब बहुमत का ये समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत सारी शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है तो वह अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा, जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दल को अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है वो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। मंत्रिपरिषद विभिन्न मंत्रियों में अपने पद, स्तर और मंत्रालयों को आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता, राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दल से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का हर सदस्य हुआ बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। बेगम अजीज़ रसूल संविधान सभा में वाद विवाद के समय क्या कहती हैं? मेरे दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए वह स्विस प्रणाली सर्वोच्चम व्यवस्था है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती हैं, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली व सर्वोत्तम व्यवस्थाएं जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, क्योंकि उसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होगा और विधायिका का कोई भी दल यह महसूस न कर सकेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद का आकार समझेंगे, उससे पूर्व यहाँ पर कुछ बताया गया है, उसको समझते हैं। लोग मंत्री बनना क्यों चाहते हैं? इस कार्टून में शायद वह बताया गया होगा कि लोग सुख सुविधा उठाने के लिए मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन तब किन्हीं खास मंत्रालयों को पाने के लिए होड़ क्यों मची रहती हैं। अब हम समझते हैं मंत्रिपरिषद का आकार। संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था वो दल। ठीक क्यों करता था? क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था, यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक न होगी। मतलब लोकसभा या विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं हो सकती। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण में रहती हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती हैं उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित की हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे इस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में भी सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए ज़रूरी है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान जो है सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आएगी जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है और प्रधानमंत्री की मृत्यु त्यागपत्र से पूर्व मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जबकि किसी भी मंत्री की मृत्यु हटाए जाने पर त्यागपत्र के देने के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक पद स्थान खाली होता है। तो प्रधानमंत्री जो है उसी पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री हटा सारे हट जाएंगे, प्रधानमंत्री लगा सारे लग जाएंगे। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच में सेतु का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। इस भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी का। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वे सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की सभी नीतिगत जो भी नीतियाँ होती हैं सभी नीतियों के बारे में भी निर्णय लेता है प्रधानमंत्री। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान अतिरिक्त व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रहीं, परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनी तब ऐसा नहीं रहा। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकीं। बहुमत समाप्त होने के कारण त्यागपत्र दे दिया गया या हटा दी गई। 1989 से पहले हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया गया या हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी। दूसरे, इस अवधि में गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसने प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी हैं। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेष अधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर, मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथे, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं करता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद नीतियाँ बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री की विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? मान लीजिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का गठन करना है, वह क्या करेगा? विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन करेगा। प्रधानमंत्री को क्या करना है? मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। तो क्या करेगा? विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन करेगा, केवल अपनी पार्टी के लोगों का चयन करेगा, केवल व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान और विश्वसनीय लोगों का चयन करेगा, केवल सरकार के समर्थकों का चयन करेगा, मंत्री बनने की होड़ में शामिल व्यक्तियों की राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगाकर उसका चयन करेगा। तो वो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन करेगा, ये वो करेगा, ठीक है। केवल अपनी पार्टी के नेताओं का चयन करेगा, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। केवल व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान और ये भी नहीं करेगा। तो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का वो चयन करेगा और फिर उनको कहेगा कि वो
अपनी गोपनीयता को बनाए रखें और मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री की जो सलाह है वो माननी अनिवार्य रूप से होती हैं। अब हम समझते हैं स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही क्या होती है। स्थायी कार्यपालिका मंत्रियों के निर्णय कौन लागू करता है। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों बनाने तथा लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण को देख रेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती हैं। ये मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी हैं। नौकरशाही से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए या सकारात्मक सरकार जो है पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाने चाहें। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी होती है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करें। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के सिविल सेवा सदस्यों की भर्ती के लिए प्रक्रिया का कार्य जो है संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जा सकती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। इन प्रावधानों से सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। हाँ, मुझे मालूम है अधिकारी लोगों की मदद करने के लिए हैं, लेकिन लोग सदा इन अधिकारियों से डरे रहते हैं और अधिकारियों का व्यवहार भी शासकों जैसा होता है। क्या ये बात सही है? आप इनसे सहमत है कि नहीं है? आजकल के जो अधिकारी ज़्यादातर रहते हैं उनकी दशाओं को देखकर ये बात ठीक लगती है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण देखें तो अखिल भारतीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा, इस तरह से। केंद्रीय सेवाएं देखें तो भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और प्रांतीय सेवाएं देखें तो बिक्री कर अधिकारी। ये आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों से नियंत्रित होता है। एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक राज्य से संबद्ध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन IAS और IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय स्तर की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त IAS और IPS अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती हैं। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। ये लोगों का
आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती, लेकिन जब अलोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को नियंत्रित करती हैं तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती हैं। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे। ऐसे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आधुनिक कार्यपालिका सरकार की अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली है। इसने कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया जाता है और समय समय पर होने वाले चुनाव, शक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुश और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी न होगी। प्रश्नों पर नजर डालें। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है जहां संसद व कार्यपालिका का होना। इसके अलावा संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, जहां संसद कार्यपालिका के अंग के रूप में काम करती है, कार्यपालिका के रूप में काम करती है।